हेलो दोस्तों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और उस हिंदी व्याकरण में हमने वर्णमाला है वो कंप्लीट कर ली है। पहले वर्णमाला को देखा हमने, फिर उनसे संबंधित क्वेश्चनों को देखा जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमने जो पढ़ा वो एग्जाम से संबंध रखता है या नहीं रखता है, उससे हमारे को ये फायदा मिलता है। आज हम हिंदी शब्दकोश पढ़ेंगे। हिंदी शब्दकोश क्या है, किस प्रकार के एग्जाम में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अब बात करें शब्दकोश की, यानी शब्दकोश क्या है। हिंदी शब्दकोश, तो शब्दकोश का मतलब हो गया शब्दों का कोश। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम देवनागरी लिपि में शामिल वर्णमाला के अनुसार ही रखा गया है। ये क्रम निम्नानुसार है। तो पहले देखिए, हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि यानी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और देवनागरी लिपि किस प्रकार, जैसे मान लिए पहले स्वर आ रहे थे और स्वरों के बाद में व्यंजन थे हमारे। पहले स्वर थे फिर व्यंजन थे। स्वर से ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, और व्यंजन क ख ग घ अंग यहाँ से शुरुआत हो रहे थे। तो ये कह रहा है कि देवनागरी लिपि में शामिल वर्णमाला के अनुसार ही रखा गया। ये क्रम निम्नानुसार है। देखिए किस प्रकार है। शब्दों के प्रारंभ में स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द होते हैं, जो अभी आपको मैंने बताया। यानी शब्दों के प्रारंभ में जो स्वर से प्रारंभ होंगे उन शब्दों को रखेंगे। उसके पश्चात व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द होंगे। स्वरों का क्रम निम्नानुसार होगा। कैसे होगा, हमारे स्वर तो ए आ इस प्रकार शुरुआत हो रहे थे, पर यहाँ पर थोड़ा चेंज किया गया। किस प्रकार किया गया कि देखो, ए है वो चार है, यहाँ पर ए के रूप क्या है, चार है। पहले कौन सा ए आएगा, वो आएगा जिसपे अनुस्वार लगा हुआ है। उसके बाद में वो आएगा जिसपे अनुनासिक चिन्ह है, हम उसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो ये विसर्ग लगा हुआ वो आएगा, और उसके बाद में हमारी जो स्वर है वो शुरुआत हो रही है। फिर ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। समझ में आ गया। कहने का मतलब स्वर वैसे के वैसे ही है। आगे जो ए है उसके तीन रूप अलग है। वो तीन रूप कौन कौन से? एक हो गया हमारा ए वाला जिसके सॉरी अनुस्वार लगा हुआ है। एक वो हो गया जिसके अनुनासिक चिन्ह चंद्र बिंदु लगा हुआ है, और एक वो जिसके विसर्ग लगा हुआ है। ये तीन पहले आएंगे, उसके बाद में जो दूसरे शब्द है वो आएंगे। व्यंजनों का क्रम निम्न अनुसार होगा। कैसे है, जिस प्रकार हमने स्वरों का, तो क और ख से हम शुरुआत करते हैं। अब हमारी जो बारह कड़ी होती है, आपने बारह कड़ी भी देखी है, तो उसके अंदर क्या था, क का, छोटी की, बड़ी की, छोटा कू, बड़ा कू, फिर क्री, उसके बाद में के, कई और को और कऊ। इस प्रकार की हमारी बारह कड़ी। आगे को कऊ के बाद में हमारे अंग, वो को कऊ के बाद में कंग कह आते, तो उन कंग कह को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, उसको पहले लिखा गया है। पहले लिखा गया, पहले कैसे, जिस प्रकार हमने यहाँ पर जो स्वरों के लगाए थे, ए के लगाए थे, उसी प्रकार क के लगाना है। तो एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा इरेज करता हूं। क कैसे लगाना है कि जैसे क आएगा तो क के पहले अनुस्वार लगा देना है। फिर हमारा क आएगा उसके हमारे को चंद्र बिंदु लगा देना है। फिर जो क आएगा उसके विसर्ग लगा देना है। ये तीन है, वो जो आगे हमने स्वरों के लगाए उसी प्रकार यहाँ पर लगाने। और उसके बाद में हमारा क का की वो आगे वाले जो स्वरों की मात्राएं हैं वो सारी लगाते चलना, जिस प्रकार हम बारह कड़ी में लगाते हैं। यहाँ तक स्थिति आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आगे की लाइन कह रही है सारे व्यंजन इसी क्रम में होंगे, क्योंकि जो सारे व्यंजन क के बाद में ख आएगा तो ख में भी ऐसे ही करना है, क्योंकि पहले वो ख आएगा जिसके हमारे को अनुस्वार लगाना है, फिर वो ख आएगा जिसके चंद्र बिंदु लगाना है, फिर वो ख आएगा जिसके विसर्ग लगाना है, और फिर आगे हमारा चलता रहेगा जैसे ख खा खे खी खू खू खे खई खो खो, इस प्रकार आगे
चलता रहेगा। अब आगे देखिए संयुक्त व्यंजन है उसको कैसे रखेंगे। तो संयुक्त व्यंजन में जैसे छ आ रहा है तो इसके अंदर क के साथ, क्योंकि इसके हमने टुकड़े करके देखे थे, टुकड़े कैसे आ रहे थे, कहने का मतलब इस छ के हम जो टुकड़े करते हैं तो हमारे सामने ये रूप आ रहा था, क के हलंत लगा हुआ और ये जो मूर्धन्य से है ये आ रहा था। तो ये इसमें क आ रहा है इसलिए इसको क के साथ में रखना है, क के साथ में रखना है। कैसे रखना है ये देखिए, भाई क्या आया तो क के बाद में कोई से आ रहा है, जैसे प्रकार कक्षा इस प्रकार आ रहा है तो ये क के बाद में आ रहा है, तो क के बाद में ये वाला जो जैसे आ रहा है तो हमारे को क है, क के बाद में ये क्षत्रिय जैसे कोई स्टार्ट हो रहा है, ये क्षत्रिय से हमारे एक शब्द की शुरुआत हो रही है और एक जैसे कक्षा इस प्रकार लिखा हुआ है। तो पहले जैसे कक्षा आ गया तो कक्षा के बाद में हम जैसे दूसरा कोई एक और लिखे देखें, यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया एक शब्द खारा। अब ये तीन हमारे सामने हो गए, एक हो गया खारा, एक हो गया क्षत्रिय, एक हो गया कक्षा। तो पहले हमारे को कक्षा शब्द वो रखना है, क्योंकि यहाँ से कैसे शुरुआत हो रही है तो पहले कक्षा रखना है, पहले कक्षा रखना है। कक्षा के बाद में दूसरे शब्द की बात करें तो क के बाद में ख आता है, परंतु ख से पहले हमारे ये छ आ रहा है तो ये क्षत्रिय पहले आएगा, क्षत्रिय शब्द पहले आएगा तो उसके बाद में हमारा खारा नाम का जो शब्द है वो आएगा। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार इसको रखना। तो क के बाद में छ वाले फिर ख और फिर ग और फिर ग अंग इस प्रकार आएगा। इसी प्रकार का रूप है हमारा त्र में चलेगा, क्योंकि त उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसका निर्माण हमारा त और र से हुआ है, इसके हलंत लगा हुआ है, र से हुआ है। तो त को कहाँ रखना है, त्र को त के बाद में रखना है। तो त के बाद त थ द वाले लाइन है तो त के बाद में त्र आएगा, फिर थ त द न आएगा, उसी प्रकार आएगा। इसी प्रकार यह को रखना है, क्योंकि इसके अंदर ज और ये आ रहा है, ज और ये आ रहा है तो ये ज के बाद में आएगा, तो च छ ज के बाद में ये आ गया। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि संयुक्त स्वरों को कहाँ ऐड करना है। तो मैंने आपको ऊपर कक्षा, खारा और क्षत्रिय के हिसाब से समझा दिया। आगे और भी आप उदाहरण देखोगे तो आपको धीरे धीरे सारी स्थिति वो क्लियर होती जाएगी। आगे देखिए, फिर आया है श्रय। तो श्रय है वो इस है और एक तो ये स हो गया और इसके हलंत लगा हुआ और एक ये र हो गया, इससे इसका निर्माण हो रहा है। तो इसको इस स के साथ में रखना, तो स के बाद में आएगा ये श्रय, फिर तालव्य स के बाद में मूर्धन्य से, फिर दंत्य से और फिर काकल्य, इस प्रकार इसका क्रम रहेगा। आगे है स्वर रहित शब्द व्यंजन, यानी इस प्रकार देखो इस स के हमने हलंत लगाया तो इसमें स्वर नहीं है, वो जो आधे वर्ण बोलते हैं उसको कहाँ रखेंगे। से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द कौरव के बाद ही लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, हम देखिए स्वरों की मात्रा लगा रहे, ए आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, ये औ है। तो औ की मात्रा अगर हम क के लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, कौ बनेगा, कौ बनेगा। तो ये कह रहा है कि जो आधा वर्ण आ रहा है उसको इस कौ के बाद में, यानी जो सारे स्वरों की मात्रा लगाने के बाद में इसको रखना। जिस प्रकार बारकड़ी हम क का की कु क्री, ए ऐ ओ औ के बाद में जो कौ है उसको कौ के बाद में हमारे को क्या रखना है, क्योंकि क्या का मतलब हुआ कि क्या है वो हलंत वाला है, आधा है, तो हमारे को ऐसे शब्दों को सबसे बाद में रखना है। आगे जैसे जैसे हम उदाहरण देखेंगे तो और स्थिति आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे की लाइन है हमारी, यदि प्रथम वर्ण पर दो भिन्न भिन्न शब्दों में अनुस्वार व चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ हो तो दूसरे वर्ण को आधार मानकर शब्द का प्रयोग तय करेंगे। जैसे अंधकार व अंधेरा, ये कह रहा है कि हमने जो अभी नेम देखे उसके अंदर तो क्या था कि भाई जो अनुस्वार वाला अ है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद में चंद्र बिंदु वाला आएगा और फिर उसके बाद में विसर्ग वाला आएगा, ठीक है। परंतु ये कह रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे सामने दो शब्द है, वो एक तो अनुस्वार वाले ऐसे प्रारंभ हो रहा है और एक चंद्र बिंदु वाले से प्रारंभ हो रहा है, तो उस स्थिति में हमारे को कौन से को पहले रखना है। तो
हाँ, यहाँ पर देखिए जैसे अंधकार शब्द आया और एक शब्द आया अंधेरा, तो अंधकार में हमारे अनुस्वार लगा हुआ है और अंधकार में अनुनासिक चिन्ह लगा है जिसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। अब ऐसे सिचुएशन आ जाए तो अब पहले किसको रखेंगे? अब अंधकार को पहले नहीं रखेंगे और अंधेरा को बाद में नहीं रखेंगे, क्योंकि इस हिसाब से तो हमारा जो नियम है वो तो क्या कह रहा है कि भाई अनुस्वार वाला पहले रहेगा और अनुनासिक चिन्ह वो बाद में रहेगा। ऐसी स्थिति जब आपके सामने आ जाए तो वहां पर आपको कौन सा नियम लगाना है कि वहां पर दूसरे शब्द को देखना है उसके बाद में, तो अ वाले को अनुस्वार और चंद्र वाले को छोड़ देना है। उसके बाद में आया ध और इसमें भी आया ध। तो अब देखिए भाई ध पहले आता है या ध पहले आता है, तो हम देख रहे हैं ध धा धी धी धे, तो ध बाद में आएगा। तो कहने का मतलब अंधकार शब्द है वो पहले आएगा और अंधेरा वो बाद में आएगा। समझ गए? आगे की लाइन देखिए, अब शब्द अंधेरा, अब शब्द अंधेरा और अंबुज इन दोनों शब्दों में दूसरा वर्ण असमान है, क्योंकि दूसरा वर्ण ध और ब है अतः अंधेरा पहले आएगा, अंधेरा पहले आएगा। इसमें तो सेम ही हो रहा था नेम, पर अब यहां पर देख लीजिए भाई, यहां पर तो क्या है कि भाई पहले वाले को छोड़ दिया और इसमें ध और ध में अलग अलग थे, तो ध से पहले ढ आता है, तो यहां पर हमने अंधकार पहले रख लिया अंधेरा बाद में। परंतु अब जब शब्द ऐसे आ जाए कि एक तो अंधेरा आया और एक अंबुज आया, अब अंधेरा में पहले शब्द में क्या हुआ, पहले शब्द में हमारे इसमें लगा हुआ है चंद्र बिंदु अंधेरा में और अंबुज में अनुस्वार लगा हुआ है, तो हम इससे तो निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि भाई पहले कौन से शब्द को रखें। तो अब हम दूसरे शब्द पे आएंगे, तो इसमें ध आया और इसमें ब आया है, ठीक है, इसके एक की मात्रा लगी हुई है और इसके उ की मात्रा लगी हुई है। अब हमारे को इन मात्राओं पर पहले नहीं जाना है, पहले जाना है शब्दों पे। तो देखिए त थ द ध, ध पहले आता है या फिर ब पहले आता है, तो त थ द ध, ध पहले आता है, फिर प फ ब भ, ये दूसरी लाइन में, यानी ये त वाली लाइन में आ रहा है और ये प वाली लाइन में आ रहा है। वर्ग त वर्ग और प वर्ग, तो त वर्ग पहले आता है प वर्ग बाद में आता है, तो त वर्ग का मतलब हुआ त थ द ध, ध पहले आ रहा है, तो अंधेरा पहले आएगा अंबुज बाद में आएगा। देखो इन दोनों शब्दों में दूसरा वर्ण असमान है, चूंकि दूसरा वर्ण ध और ब है अतः अंधेरा पहले आएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे देखो, अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता तो आप निसंकोच मेरे को पूछ सकते हो, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आगे खड़ी रेखा एवं घुंडी नुमा वर्णों के नीचे लगा रह पूरा से सवर होता है, पूरा से का मतलब होने से सवर होता है, इस प्रकार ये, तथा वर्णों के ऊपर लगा रह रेफ व सवर रहित यानी आधा होता है। यानी ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि वे रेफ के कितने रूप होते हैं। यानी जो ऊपर लगा हुआ होता है जिसको रेफ बोला जाता है ये आधा होता है, और जो नीचे इस प्रकार लगता है ये पूरा होता है। इसमें क्या है वो आधा है, रह आधा नहीं है। तो आप ये स्थिति भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि शब्दों के जब आप टुकड़े करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। वो इस प्रकार आप टुकड़े नहीं करोगे तब तक शब्दकोश में शब्दों को अच्छे से सेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए ये बात यही कह रहा है, ये बात आधा होता है। जैसे ड्रम, अब ड्रम जो शब्द है इस ड्रम के टुकड़े कैसे करेंगे, तो देखिए ड, तो ड वो तो पहले से आधा है, क्योंकि जो जिसके नीचे हलन में रह लगता है ना नीचे, वो रह पूरा होता है, ऊपर वाला वर्ण है वो अधूरा होता है। तो इसमें ड अधूरा है, आधा है, सवर नहीं है, तो इसकी हलंत लगा हुआ पहले से। फिर हमारा आ गया रह, तो रह के हलंत लगाएंगे तो ए बार आ जाएगा। फिर मैं के हलंत लगाते ही ए बार आ जाए। इस प्रकार इसके टुकड़े होंगे ड्रम के। आगे कर्म आया, तो कर्म में देखो क है, भाई क है उसके तो पहले से ही हलंत लगा हुआ क्योंकि क अधूरा है। फिर रह उसमें सवर है तो रह से ए बार आ गया। फिर मैं से ए बार आ गया। फिर देखिए वर्ग, तो वर्ग के अंदर वह के हलंत लगाएंगे तो ए बार आ जाएगा। उसके बाद में रह है, अब रह ऊपर है तो रेफ वाला, तो ये पहले से आधा, इसके अंदर हमारे क्या नहीं है, सवर नहीं है, तो इसलिए रह। फिर गए में से ए बार आ गया। आगे देखो, आगे वर्णों की गिनती निम्न प्रकार की जाती है। यानी अब वर्णों की गिनती कैसे करेंगे, शब्दों में हमारे को पूछेंगे इसमें कितने वर्ण है। तो देखिए यदि शब्द के अंत में ए की ध्वनि हो तो उसे नहीं गिनना है। ए के अलावा सारे स्वर संख्या में शामिल होते हैं। जैसे
अब देखिए ड्रम, तो ड्रम के हमने टुकड़े किए, डे के हलंत लगाया, फिर रे के हलंत लगाया तो ए बार आया, फिर मैं के हलंत लगाया तो ए बार आया। अब इसके अंदर चार वर्ण हुए। चार वर्ण कैसे हुए देखो, एक, दो, तीन, चार और पांच हो रहे हैं। भाई देखने में पांच हो रही है, पर ये कह रहा है कि चार ही हुए। क्यों हुए? ऊपर वाली लाइन को वापस देखो इसको, यदि शब्द के अंत में ए की ध्वनि हो तो उसे नहीं गिनना है, ए के अलावा सारे स्वर संख्या में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर इस ए को कैंसिल कर दो, तो फिर देखिए एक, दो, तीन, चार ही होते, तो इस प्रकार चार हो गए। यहाँ पर देखिए कक्षा, तो कक्षा में क्या हुआ, तय, तय में से ए बार आ गया, ये क्या हो गया। फिर ये जो छा है इसमें कै में से पहले से हलंत है, फिर छह के हलंत लगाएंगे तो आ बार आ गया। यानी भाई ये कक्षा है ना, इस कक्षा के इस प्रकार टुकड़े किए गए। यानी पहले कै लिया हमने, तो कै के टुकड़े कैसे होते हैं, कै के जब हलंत लगाते हैं तो उनमें से ए बार आ जाता है। ठीक है, और इस छह के टुकड़े कैसे होंगे, इसमें एक तो कै होता है हलंत वाला, और दूसरा जो ये स होता है, इस स के हलंत लगाएंगे तो मात्रा किसकी, आ की है, इसमें ए नहीं निकलेगा, इसमें आ निकलेगा। इस प्रकार ये टुकड़े हुए, तो ये टुकड़े यहाँ किए गए हैं। अब इसके अंदर वर्ण कितने, इसके अंदर क्योंकि जो पिच ए की मात्रा आती है उसका हमें स्वर नहीं मानना या वर्ण नहीं मानना, बाकी तो सारी जो स्वर है उनकी मात्राओं को गिनना है। तो इसमें देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ पर पांच हो गए, समझ गए। यहाँ पर चार होने का मतलब है कि ए है उसकी मात्रा नहीं मानना चाहिए, पीछे अगर आता है तो यहाँ पर आ आया, ई आया, उ आया, ए आई आया, तो सारों की मात्रा को गिनना है। अब एक बार थोड़ा इरेज करते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर जो शब्द है क्षत्रिय, इसमें देखिए क्षत्रिय शब्द के अंदर, तो इसके टुकड़े करेंगे छह के, तो इसमें क के हलंत लगाया, स के हलंत लगाया तो ए बार आ गया। यहाँ तक के टुकड़े हो गए हमारे छह के। फिर त्रय के टुकड़े करेंगे तो तय, तय के हलंत पहले से लाया, और रे में से ई बार आ गया, छोटी ई है, फिर ये में से ए बार आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पर ए आया, तो इस ए की मात्रा को नहीं गिनना है, ए की मात्रा को नहीं गिनना है। अब देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, ये सात वर्ण हो गए। अब आप समझ आगे होंगे कि वर्णों को किस प्रकार गिनती करना है। आगे देख, आगे हमारा शब्दों के क्रम का चुनाव करने से पहले उनका वर्ग विश्लेषण कर लेना चाहिए। यानी उसका वर्ग विश्लेषण का मतलब है पोस्टमार्टम कर लेना चाहिए, यानी उसके टुकड़े कर लेने चाहिए। तो टुकड़े करने से हम उसको अच्छे से व्यवस्थित कर पाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके एग्जाम में जैसे ये चार मैंने यहाँ पर लिए उदाहरण के तौर पे, एक शब्द लिया कमल, एक लिया कंचन, एक लिया कंबल और एक लिया कंगन। अब इनमें से आपको ये पूछेगा कि इनको व्यवस्थित क्रम में ऐड कीजिए, या इनसे संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा या बाद में कौन सा शब्द आएगा। तो आप इसको देखकर इसे अच्छे से जब आप अभ्यास कर लोगे तब तो समझ पाओगे, पर शुरुआत में आप इसको देखकर नहीं कर सकते हो। तो इसको करने के लिए आप पहले इसके टुकड़े कर लीजिए। तो कमल के टुकड़े करेंगे तो क में से हलंत लगाते हैं ए बार आ गया, मैं के हलंत लगाते हैं ए बार आ गया, और ल के हलंत लगाते हैं ए बार आ गया। इस प्रकार के टुकड़े हो जाएंगे। फिर कंचन के टुकड़े करेंगे तो क के जब हलंत लगाएंगे तो ए बार आ गया, पर ए के क्या लगा हुआ है, ए के हमारे अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार को बाहर निकालना है, अनुस्वार को बाहर निकालना, तो यहाँ पर देखो ये आया है, ये क्यों आया। अब देखिए यहाँ पर च है, च में से ए बाहर निकाल लिया और न में से ए बाहर निकाल लिया। अब ये कंचन जो शब्द है, इस कंचन शब्द में अनुस्वार का जो रूप है वो हमने देखा है कि अंग, ये, ण, न और मैं, इन पांच रूपों में चलता है। यानी अनुस्वार की जगह हम ये पांच लगा सकते हैं। अब कौन सी जगह कौन सा लगाएंगे ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए देखिए पता कैसे चलता है। एक बार इसको इरेज करता हूं, आपको बताता हूं कि आपको डिसाइड करना है। जैसे कंचन शब्द है, तो कंचन शब्द में यहाँ पर लगा है, जिसपे भी अनुस्वार लगा उसके आगे वाला शब्द देखना है। तो आगे वाला शब्द है वो च है, आगे वाला क्या है, च है। तो अब देखिए च, छ, ज, झ और ये आ रहा है, तो इस लाइन के अंदर आ रहा है च, तो इस लाइन के जो लास्ट का जो पांचवा है वो लगाना है, तो ये इसलिए आ रहा है। तो इस अनुस्वार का रूप क्या होगा, ये होगा। फिर च में से ए बाहर निकालेंगे, फिर न में से ए बाहर निकालेंगे, कंचन हो गया। फिर कंबल देखिए, तो कंबल में देखो वो रूप वापिस आपको एक बार यहां बताता हूं कि यहां पर कैसे आया।
कंबल में क है, उसके हलंत लगाएंगे तो ए बाहर आ जाएगा, परंतु ए के अनुस्वार है, यहाँ पर ए के मैं लगा है, फिर ब आया, ब में से ए बाहर आ गया और ल में से ए बाहर आ गया। अब देखिए कंबल शब्द है, कंबल शब्द है, तो इस अनुस्वार के बाद में आगे वाला क्या है, ब है, तो देखिए प है, ब, भ और मैं, यानी इस ब वाली लाइन में लास्ट का जो अनुस्वार वाला जो जिसकी जगह हम काम में लेते हैं वो मैं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने मैं को लिया है। तो समझ गए होंगे कि अनुस्वार के आगे वाले शब्द को देखना है वो कौन सा वर्ण है या कौन सा व्यंजन है, उसके आधार पर ही हमें उस अनुस्वार का रूप लिखना है। आगे देखिए कंगन, तो कंगन में देखो क में से हमने ए बार निकाल लिया, परंतु ए के अनुस्वार लगा हुआ है तो अंग आया, फिर ग में से ए बाहर निकाल लिया, फिर न में से ए बाहर निकाल लिया। इसमें भी देख लो ग क्यों आया, क्योंकि क के अनुस्वार लगा हुआ है और आगे वाला वर्ण ग, तो देखिए क, ख, ग, घ और अंग। इसमें आप ऐसा सोच लेगो कि क के हिसाब से है, क के हिसाब से नहीं आया, ये ग के हिसाब से आया, अंग है वो किसके हिसाब से आया, ग के हिसाब से आया। आप इससे निर्भर नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि आप इस क के हिसाब से इसमें ऐड कर दो, ये आगे वाले वर्ण के हिसाब से यहाँ पर निर्धारित होता है। तो इसके टुकड़े हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसको समझने के लिए एक बार मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखिए कि अब पहले कौन सा आएगा, तो देखिए यहाँ पर शुरुआत के अंदर देखो सभी के अंदर इसमें क क क आ रहा है, ठीक है, सभी वर्णों में, जैसे यहाँ पर भी क है, यहाँ पर भी क है, यहाँ पर भी क है और यहाँ पर भी क है। अब इस क से तो निर्धारण नहीं हो रहा है, वह सभी में क है। आगे आते हैं तो आगे आने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है, यहाँ पर भी अनुस्वार लगा हुआ है और यहाँ पर भी अनुस्वार लगा हुआ है। अब देखिए अब अनुस्वार का रूप आगे क्या लिया है, तो हमारा जो कमल शब्द है उस कमल को तो अभी छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कमल को तो अभी छोड़ना है, क तो बाद में आएगा, क्योंकि पहले तो ये क्या आएंगे भाई, हमने पहले पढ़ा है, तो इन क के बारे में आएगा, तो अभी ये क का नंबर तो बाद में आएगा, तो इसलिए कमल शब्द को तो छोड़ दीजिए। अब हमारे सामने 3 शब्द रह गए, 3 ही शब्द रहे। अब इनमें निर्धारण करना है, तो इनमें निर्धारण करने के लिए हमारे को देखना है कि ये अनुस्वार है ना भाई, क के बाद में हमने ए पर निर्धारण किया, तो ए पर सभी में अनुस्वार लगा हुआ है। अब अनुस्वार का आगे रूप क्या चल रहा है, तो आगे रूप है वो ये चल रहा है कि यहाँ पर ये आया, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर अंग आया। तो अब देखिए इनमें से पहले कौन सा आता है, तो पहले अंग आता है, अंग आता है, पहले अंग आता है, तो 1 नंबर पे हमारा कौन सा शब्द आएगा, कंगन शब्द आएगा। 1 नंबर पे कौन सा आएगा, कंगन आएगा। अब हमारे सामने ये भाई 4 नंबर वाला भी कैंसिल हो गया और ये 1 नंबर वाला भी कैंसिल हो गया, 2 तो हो गए। अब हमारे पास में 2 बचे, इन 2 में से पहले कौन से आएगा भाई, मैं है, तो यहाँ पर दोनों में मैच खा रहा है, यहाँ पर अनुस्वार दोनों में मैच खा रहा है, तो हम आगे आ गए। आगे आने पे हमें पता चला कि यंग ये पहले आता है या मैं पहले आता है, तो यह पहले आता है, तो इसलिए कंचन शब्द 2 नंबर पे आएगा, कंचन शब्द हमारा 2 नंबर पे आएगा। अब आगे 3 नंबर पे कौन सा, कंबल, तो कंबल हमारा 3 नंबर पे आएगा, और कमल के बाद में जो बचा तो वो कमल वो 4 नंबर पे आएगा। तो आप समझ गए होंगे टुकड़े करने से किस प्रकार आपको सुविधा होती है कि आप इसको अच्छे से कर पाते हो। या नहीं समझे, अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता तो आप मेरे को पूछ सकते हो। आगे देखो, आगे का जो उदाहरण है वो देखिए। आगे का उदाहरण है कि हमारे सामने 4 उसी प्रकार के शब्द दे रखे, एक हुआ करसी, एक हुआ केला, एक हुआ आम और एक हुआ आज। इसको हम किस प्रकार से ऐड करेंगे, तो देखिए करसी के हम टुकड़े करेंगे, तो क के हलंत लगाएंगे तो हमारे का री बाहर आ रहा है, फिर स के हलंत लगाएंगे तो छोटा ई बाहर आ रहा है। फिर केला, केले के टुकड़े कैसे होंगे, क में हलंत लगाएंगे तो ए बाहर आएगा, ल के हलंत लगाएंगे तो आ बाहर आएगा। फिर आम, आम के कैसे टुकड़े होंगे, आ है तो आ तो आई है, उसके भाई उसमें से तो सवर ही है। अब मैं में से ए बाहर निकाल लिया। फिर आज है, तो आज में देखो आ तो आई है, सवर है, और ज में से ए बाहर निकाल लिया। अब हमारे पहले सवर आते हैं और फिर व्यंजन आते हैं, इतना तो हमें पता ही है, सवरों को पहले रखना और व्यंजनों को बाद में रखना। तो ये 2 शब्द है, इसके अंदर तो पहले व्यंजन आ रहे, तो इनको तो छोड़ो, पहले हम बात करते हैं सवरों की। तो सवरों में देखिए यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है,
आगे देखना मैं आ रहा है, यहाँ पर ज आ रहा है, तो देखिए मैं पहले आता है या ज पहले आता है, तो ज पहले आता है, तो आज शब्द है वो 1 नंबर पे आएगा और उसके बाद में आम आएगा हमारा। 2 शब्द हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे को 2 कंप्लीट हो गए, तो अब आते जाते हैं हम व्यंजनों पे। व्यंजनों पे हम देखना है कि क यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एक क यहाँ ही आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। अब यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर री आ रहा है, तो अब देखिए री पहले आता है या ए पहले आता है, तो हमने देखा है स्वरों में ए आ ई उ री, फिर आता है ए ऐ, तो हमारा री पहले आता है, तो कर्सी है ना वो आएगा 3 नंबर पे, कर्सी आएगा 3 नंबर पे और उसके बाद में केला आएगा 4 नंबर। इस प्रकार आप समझ गए, 1 नंबर पे आज है, 2 नंबर पे आम है, 3 नंबर पे हमारा कर्सी है और 4 नंबर पे केला है। इस प्रकार इसके टुकड़े करने सेट करने। अब ऐसे कर लोगे आप टुकड़े, तो उसके बाद में आपको कैसे, अगर इसको क्रम से सेट करना है कि पहले कौन सा आएगा, तो पहले आ जाएगा, फिर आम आएगा, फिर कर्सी आएगी, फिर केला आएगा। और अगर आपको ऐसे पूछ ले कि इनमें से पहले कौन सा आएगा, तो आप बता सकते हो आज पहले आएगा, या पूछ से कि बाद में कौन सा आएगा, तो केला आएगा। आपसे पूछ ले 2 नंबर पे कौन सा आएगा, तो आम आएगा। आपको पूछ ले 3 नंबर पे कौन सा आएगा, तो कर्सी आएगा। यानी कैसे भी पूछे आपको, इस प्रकार आप टुकड़े कर लेते हो और इस प्रकार आप सेट कर लेते हो, तो आप इसके आंसर दे सकते हो। एग्जाम में शब्दकोश से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम अगली जो क्लास है उसके अंदर देखेंगे कि जो शब्दकोश से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम इस क्लास में देखेंगे, तो वो अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।